आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा, हेलमेट सीट बेल्ट को लेकर पुलिस सख्त, लापरवाही से वाहन चलाना पड़ेगा भारी। सड़क सुरक्षा को लेकर राजनांदगांव पुलिस अलर्ट। डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव में पर्यावरण से विकास तक विधानसभा अध्यक्ष का दौरा, राजनांदगांव को मिलेगी विकास की सौगात। कांग्रेस ने फूका सीएम सहाय का पुतला, गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, राजनांदगांव में सियासी पारा चढ़ा, रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तारी पर कांग्रेस का आक्रोश। खाद बीज की कमी से किसान परेशान, बोनी से पहले खाद के लिए जूझ रहे किसान, समितियों में नहीं मिल रहा पर्याप्त खाद और बीज। पुलिस की विवेचना अब होगी और हाईटेक, 150 जांच अधिकारियों के हाथों में पहुंचे स्मार्ट मोबाइल से स्मार्ट होगी जांच, विवेचना में तकनीकी का तड़का। मानसून की दस्तक के साथ ही जिले के गांवों में खेती किसानी का दौर शुरू हो गया है। किसान सुबह से ही खेतों में जुट गए हैं, लेकिन इस बार खेती की शुरुआत खाद और बीज की चिंता के साथ हो रही है। दरअसल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और समितियों में किसान खाद बीज लेने पहुंच रहे हैं, मगर कई किसानों का आरोप है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। किसानों का कहना है कि जहां एक किसान को कई बोरी खाद की जरूरत होती है, वहीं उन्हें सिर्फ 1-2 बोरी देकर वापस भेज दिया जा रहा है। किसानों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि खेती का पूरा सीजन समय पर खाद और बीज मिलने पर ही निर्भर करता है। अगर शुरुआत में ही कमी रही तो इसका सीधा असर फसल उत्पादन पर पड़ सकता है। किसानों का सवाल है कि इतनी कम मात्रा में खाद से बड़े खेतों की तैयारी कैसे होगी। इस संबंध में किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज उपलब्ध कराया जाए, ताकि खेती का काम बिना रुकावट आगे बढ़ सके। अब देखना होगा कि किसानों की इस परेशानी पर प्रशासन कितनी जल्दी कदम उठाता है, क्योंकि खेतों में बोनी का समय निकलने के बाद नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। भैया अब खाद एक साथ नहीं मिला थे काबर की अब 10 बोरी जैसे मोल खाद लेना रही से अब 10 बोरी ला दो बार करके 5-5 बोरी में दे थी। और गाड़ी किराया 700-800 रुपया पड़ते मोला यहाँ से ले जाए बर, गाँव ले जाए बर। अभी कितना खाद मिले आपने, कितना लेके रहे हो? अभी वो समय लगे ना तो 5 बोरी और अभी 5 बोरी। कितना जरूरत पड़ा थे? अभी मान के चल 10 बोरी जैसे कि जरूरत है तो 5-5 बोरी करके 2 बार में दे थे। और का डबल किराया भाड़ा लग गया ना मोर गाड़ी के। और खाद मिला थे कि नहीं मिला? सब खाद है कि नहीं? खाद डीएपी नहीं मिला था, 1846 नहीं मिला था। बाहर से भी आप खाद लेते? बाहर से खाद लेते हो और बाहर से भी लेते हो ना तो पर्चा में ही मांगते तो हम कट्टू अधिया कट्टू बोतन तो हमारे का पर्चा नहीं है। हमारे का खेत भी 1-1.5 एकड़ के किसान है, ज्यादा नहीं है, तो हम लोग पर्चा मांगते, हमारे का पर्चा नहीं है ना। क्या रेट में मिला था बाहर में 700-800 रुपये तक की यूरिया है, 900 तक के ले हो। राजनांदगांव में आने वाले 2 दिन राजनीतिक गतिविधियों और विकास कार्यों के लिहाज से खास रहने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक अपने 2 दिवसीय प्रवास पर जिले में रहेंगे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर शहर और जिले को कई सौगातें देंगे। दौरे की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ होगी, जहां जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे और हरियाली बढ़ाने के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दूसरे दिन विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी है। गंज मंडी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। इन परियोजनाओं से शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनांदगांव में यह दौरा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण और विकास के 2 बड़े संदेशों को जोड़ने वाला माना जा रहा है। अब नजरें इस बात पर है कि विधानसभा अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान जनता को क्या नई सौगात देते हैं। में 2-3 कार्यक्रम, महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो एक पेड़ माँ के नाम, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 से महाअभियान को शुरू किया है और पूरे देश में लक्ष्य है 150 करोड़ पेड़ लगाने का, जितनी आबादी जितनी संख्या उससे ज्यादा। और उस अभियान के तहत आज राजनांदगांव जिले में करीब 3000 पेड़ लगाने का एक अभियान है, जिसकी शुरुआत करने भी हम लोग जा रहे हैं। ये
पूरे देश में और खासतौर से राजनांदगांव में एक अभियान को एक व्यापक रूप से लेने का काम कर रहे हैं। स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, सार्वजनिक स्थान हो, पंचायत के भवन हो, सभी जगह वृक्षारोपण करने का एक अभियान चलेगा। और ये बारिश के साथ साथ आने वाले 4 महीने में पूरे अभियान को चलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा यदि करना है तो हमको सबको एक पेड़, और वो भी अपनी माँ की स्मृति में, माँ के लिए लगाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान होगा। उसके बाद अन्य कार्यक्रम आज और कल में है, जिसमें मंडी बोर्ड के करीब 12 करोड़ से ज्यादा के काम की स्वीकृति मंडी बोर्ड से रामविचार नेताम जी के मंत्रालय से दिया है। तो कल अलग अलग स्थानों में 10 स्थानों में यहाँ से बैठकर मंडी में हम लोग करेंगे, और पूरे अन्य 10 स्थानों में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य नेतागण, हमारे वरिष्ठ लोग जाएंगे। उन स्थानों में भी उस काम का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला होता है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला जब चलती ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री का पैर फिसल गया। यह पूरी घटना 8 जुलाई की है। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। इसी दौरान यात्री ने चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पायदान पर पैर रखते ही संतुलन बिगड़ गया। कुछ सेकंड में बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान की सतर्कता ने सब कुछ बदल दिया। घटना के तुरंत बाद यात्री को आरपीएफ चौकी ले जाया गया, जहाँ उसकी प्राथमिक जाँच की गई और उसे पानी पिलाया गया। यात्री ब्रजेश सकुनिया ने भावुक होकर कहा कि अगर आरपीएफ जवान समय पर मदद नहीं करते तो शायद वह आज जिंदा नहीं होते। यह साहसिक कार्रवाई ऑपरेशन जीवन रक्षा के तहत की गई, जो रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान है। आरपीएफ ने एक बार फिर सभी यात्रियों से अपील की है कि चलती ट्रेनों में कभी भी चढ़ने या उतरने की कोशिश ना करें। कुछ सेकंड की जल्दबाजी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। राजनांदगांव में सियासी पारा चढ़ गया जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भाजपा सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थिति नियंत्रण में बनी रही। जी, आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू मुदलिया जी के नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस जन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने जलाने का प्रयास किया, किंतु हमने हमारे जो टीम है उसको वो छीन के बुझा दिया गया। देखो, बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं ईडी का दुरुपयोग करके जो प्रशासन है वो बंदर बना के रखी है। जहां उंगली करेगा वो बंदर वहीं पे नाचेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रहा है कि ईडी का दुरुपयोग करके राम अग्रवाल जी जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है उसके खिलाफ कार्रवाई किया गया है। जब उसके खिलाफ कार्रवाई किया गया है तो अन्य ऐसे बहुत सारे गुनहगार है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप राजनांदगांव के पत्रकार हैं, आपको बता देना चाहती हूँ कि राजनांदगांव में 2 पत्रकारों के खिलाफ उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसका आज तक कार्रवाई नहीं हो पाता है, आज तक पकड़ के नहीं लाते हैं। आज तक एफआईआर कर दिए, पकड़ के लाते ही नहीं है। जब उसके वो पकड़ के नहीं लाते हैं तो रामगोपाल अग्रवाल को पकड़ के ला लिए। मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता सरकार में है वो ईडी के दुरुपयोग करवाते हैं और जो सही रहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक भाई जी के निर्देश में पूरे छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में आज पुतला दहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पूरे प्रदेश में आज हो रहा है। आज हम लोग राजनांदगांव जिला शहर कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की ओर से आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम रखे और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन की है। निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है तब से कहीं न कहीं ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग
इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, विपक्षी दलों को डराने धमकाने का काम कर रही है, उसी के विरोध में हम लोग ये पुतला दहन किए हैं। जिस प्रकार हमारे प्रदेश में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जी के साथ जाति की जा रही है ईडी के द्वारा, ईओडब्ल्यू के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पुतला दहन किए हैं। विद्या समीक्षा केंद्र ऐप की तकनीकी परेशानियों ने अब शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने ऐप में आ रही लगातार खामियों को लेकर विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिक्षकों के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध किया है। फेडरेशन पदाधिकारियों का कहना है कि कई शिक्षक समय पर उपस्थिति और जरूरी जानकारी दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन ऐप की धीमी कार्यप्रणाली, सर्वर संबंधी समस्या और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर इंटरनेट सुविधा के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके बाद भी वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी देना शिक्षकों के साथ अन्याय है। फेडरेशन के मुताबिक 16 जून से वीएसके ऐप में लॉगिन की समस्या, सर्वर धीमा होना, डेटा अपडेट नहीं होना, एंट्री सेव नहीं होना और चेकआउट के दौरान दोबारा चेक इन जैसी तकनीकी परेशानियां सामने आ रही है। शिक्षक संगठन ने मांग की है कि तकनीकी कारणों से होने वाली त्रुटियों के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। संगठन ने वेतन रोकने और कार्रवाई संबंधी निर्देशों को वापस लेने, ऐप की क्षमता बढ़ाने, नेटवर्क समस्या वाले क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन सुविधा देने और शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की मांग रखी है। दरअसल फेडरेशन का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब तकनीक मजबूत हो और उसे लागू करने से पहले जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा जाए। राजनांदगांव शहर में जहां लोग पहले से ही पेयजल संकट और गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं अब जमीन के नीचे बिछाई जा रही एक नई लाइन ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल शहर की सड़कों पर एयरटेल की पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आरोप है कि कई जगह यह पाइपलाइन नगर निगम की पेयजल लाइन के बेहद करीब से गुजारी जा रही है। मामला सिर्फ 2 पाइपों के बीच की दूरी का नहीं, बल्कि शहर की हजारों जिंदगियों से जुड़ी पेयजल सुरक्षा का है। सवाल यह है कि अगर खुदाई के दौरान नगर निगम की पानी सप्लाई लाइन को नुकसान पहुंचता है तो उस वक्त जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कंपनी अगर मरम्मत का खर्च भी वहन कर दे, लेकिन तब तक जिन घरों में पानी की एक एक बूंद के लिए इंतजार करना पड़ेगा, उनकी परेशानी का हिस्सा कौन देगा? अब सबसे बड़ा सवाल नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी खड़ा हो रहा है। क्या एयरटेल को इस कार्य के लिए नियमानुसार अनुमति दी गई है? क्या पाइपलाइन बिछाने से पहले जमीन के नीचे मौजूद सरकारी लाइनों का तकनीकी सर्वे कराया गया? क्या सुरक्षा मानकों और दूरी के नियमों का पालन हो रहा है? स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी है, लेकिन जनता की मूलभूत सुविधाओं की कीमत पर नहीं। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान संस्कारधानी को चमकाने के लिए नगर निगम ने शहर भर से सफाई, रंग रोगन और सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए। सड़कें संवारी गई, दीवारें रंगी गई और शहर को ऐसा रूप दिया गया कि सर्वेक्षण टीम पर अच्छा प्रभाव पड़े। दिल्ली से टीम आई, सर्वेक्षण हुआ, लेकिन रैंकिंग का इंतजार अब भी जारी है। इसी बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने स्वच्छता अभियान की पूरी तस्वीर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेशनल हाईवे बाईपास रोड पर पारीनाला से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क किनारे बड़ी मात्रा में नगर का कचरा डंप किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां अब तक करीब 100 से 150 ट्रक कचरा फेंका जा चुका है। कचरे के ऊंचे ढेर, फैलती दुर्गंध और वहां मंडराते मवेशी न केवल पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे हैं, बल्कि राहगीरों की सुरक्षा पर भी गंभीर संकट खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नगर निगम का अधिकृत डंपिंग स्थल नवागांव बाबूटोला में मौजूद है, तो फिर बाईपास को कचरा फेंकने का घोषित मैदान किसने बना दिया? क्या इसके लिए किसी अधिकारी की अनुमति ली गई? क्या नगर निगम आयुक्त और महापौर इस पूरे मामले से अनजान हैं, या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा है? आपको बता दें, यह वही बाईपास है जहां से रोजाना रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और नागपुर की ओर हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण समाप्त होते ही शहर के कई इलाकों में फिर से गंदगी, जाम नालियां और कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। इससे यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या स्वच्छता केवल सर्वेक्षण तक सीमित थी, या शहर को साल भर साफ रखने की कोई ठोस और ईमानदार योजना भी है? आप सबको मालूम है कि राजनांदगांव शहर स्वच्छ शहर, अपना शहर, और जिस प्रकार सर्वेक्षण का टीम अभी दिल्ली से आया था, पूरे शहर को साफ सुथरा रखे, पर शहर के भीतरी भागों में कचरा डंप करने की जगह नहीं होने के कारण बाईपास के कुछ जगहों पे जरूर हम कचरा डंप किए हैं, और उस कचरा को हम देर सवेरे उठाएंगे भी। हम लोग तय कर चुके हैं कि जहाँ सड़क के किनारे कचरा है,
और चूंकि बरसात भी लग चुका है, बरसात में कचरा डालने की जगह नहीं रहते, तो सड़क के कहीं के गड्ढे में या किनारे में जरूर डालते हैं। उसे जैसे बरसात समाप्त होगा, उसे एक स्थायी जगह पर उठा के उसे डंपिंग ग्राउंड में जमा किया जाएगा। हमारे स्वयं का डंपिंग ग्राउंड वहाँ ले जाएंगे, और जिस पर स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, नगर निगम की पूरी देख रेख में। और आज जिस प्रकार आपके संज्ञान में आया कि जो बाईपास में कचरा डाले हैं, सचमुच में है तो खराब, पर मौसम और बारिश के कारण अब उसमें हम नीचे भी नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि गीला हो चुका है। जैसे हमारा बरसात थोड़ा समापन होगा, उस कचरे को हम एक स्थायी करके हम डंपिंग ग्राउंड में डंप करेंगे। धान रोपाई का सीजन किसानों के लिए खुशियां लेकर आया है, लेकिन यही मौसम सड़क पर चलने वालों के लिए खतरे की घंटी भी बन रहा है। खेतों से निकलने वाले ट्रैक्टरों के टायरों में चिपकी मिट्टी जब मुख्य सड़क पर फैलती है तो वह सड़क को फिसलन भरा बना देती है। नतीजा रफ्तार पर जरा सी चूक और हादसा तय। छुरिया क्षेत्र में ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहां थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। दरअसल छुरिया और आसपास के गांवों में इन दिनों खेती की मथाई और धान रोपाई का काम पूरे जोर पर है। ट्रैक्टर लगातार खेतों से मुख्य सड़कों तक आ जा रहे हैं। खेत की गीली और काली मिट्टी टायरों से चिपककर सड़क पर फैल रही है। धीरे धीरे यह मिट्टी सड़क पर एक ऐसी परत बना देती है जो देखने में सामान्य लगती है, लेकिन बेहद खतरनाक साबित होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का समाधान किसी बड़े खर्चे से नहीं, बल्कि छोटी सी जिम्मेदारी से हो सकता है। एक छोटी सी सावधानी कई परिवारों को हादसों के दर्द से बचा सकती है। ऐसे भी किसानों, ट्रैक्टर चालकों और प्रशासन तीनों की साझा जिम्मेदारी है कि खेत की मिट्टी खेत तक ही रहे, सड़क पर नहीं आए। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर। अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। किसी यात्री प्रतीक्षालय का काम राहगीरों को कुछ पल का सहारा देना होता है, लेकिन मौला मानपुर अम्बगढ़ चौकी जिले के ग्राम परसा टोला में यही प्रतीक्षालय अब मासूम बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्र बन गया है, जहां न किताबों के लिए जगह है, न खेल के लिए आंगन और न ही सुरक्षा की गारंटी। जर्जर भवन के बाद अब सड़क किनारे ही बच्चों का बचपन पल रहा है। सवाल यह है कि क्या यही है बच्चों के सुनहरे भविष्य की बुनियाद? दरअसल परसा टोला का आंगनबाड़ी भवन पूरी तरह जर्जर होने के बाद उसे डिसमेंटल कर दिया गया। इसके बाद बच्चों के लिए कोई नया भवन नहीं मिला तो सड़क किनारे बने यात्री प्रतीक्षालय को ही अस्थायी आंगनबाड़ी बना दिया गया। इसी छोटे से स्थान पर बच्चों की पढ़ाई, पोषण आहार वितरण, टीकाकरण और अन्य गतिविधियां संचालित हो रही है। सड़क से कुछ ही कदम की दूरी पर बैठे ये मासूम हर गुजरते वाहन के साथ खतरे के साए में नजर आते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बताती है कि नए भवन की मांग कई बार ग्राम सभा के माध्यम से की जा चुकी है। फिलहाल सरपंच ने मानवीय आधार पर यात्री प्रतीक्षालय उपलब्ध कराया है, लेकिन यह व्यवस्था केवल मजबूरी है, समाधान नहीं। सरपंच का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक नए भवन की मांग पहुंचाई जा चुकी है। कई बार आश्वासन भी मिले, लेकिन अभी तक निर्माण शुरू नहीं हो सका। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग का कहना है कि नए आंगनबाड़ी भवन की स्वीकृति अंतिम चरण में है। विभाग का दावा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जल्द बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था भी की जाएगी। 3 बार तो मैं मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, तो मुख्यमंत्री को भी दिए थे 2-3 बार, और हमारे जिले का नम्रता सिंह उसको भी 1 बार दिए हूँ, और सुशासन में भी लगाए हूँ। आंगनवाड़ी का बहुत समस्या है, तो मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द बनाने की कृपा कर। हाँ, मेरा आंगनबाड़ी जर्जर है और खबर पंचायत को दी थी और ग्राम सभा में बताई थी, सरपंच को सबको बताई थी। मतलब उसके बाद सरपंच सचिव को मांगे, फिर यहाँ दिए हैं, मतलब यात्री प्रतीक्षालय में। क्योंकि रास्ते में ही बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यात्री प्रतीक्षालय में, इसलिए अति शासन को निर्देश देते हुए हमारे आंगनबाड़ी को बहुत शीघ्र जरूरत है, क्योंकि कल आवागमन बहुत ज्यादा है। वो डिसमेंटल होकर के उसके लिए नया प्रस्ताव शासन के पास गया हुआ है। मांग की राशि का DMF से 2 लाख हो चुका है, महिला बाल विकास से 2 लाख रुपए मिल जाएगा। फिर मनरेगा कन्वर्जेंस से हम लोग उसका 12 लाख रुपए में भवन बनाने के लिए स्वीकृति लगभग हमारा पूरा अंतिम कगार में है।
मोहला मानपुर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेले ने सिर्फ योजनाओं की जानकारी ही नहीं दी बल्कि खेती में बदलाव की नई तस्वीर भी सामने रखी। दरअसल जिस इलाके की पहचान वर्षों से धान उत्पादन के लिए रही है, वहां अब किसान दलहन और तिलहन की खेती को भी अपनाकर अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और बेहतर उत्पादन के गुर सिखाए गए। दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय किसान मेले में संभाग के 8 जिलों से किसान पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद संतोष पांडे रहे। कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं और नई कृषि तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में पहुंचे किसानों ने बताया कि पहले उनकी खेती मुख्य रूप से धान तक सीमित थी, लेकिन कृषि विभाग के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने दलहन और तिलहन की खेती शुरू की। इसका परिणाम यह हुआ कि अब उन्हें एक अतिरिक्त आय का स्रोत मिल गया है। किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं, बेहतर बीज और समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था ने उनका भरोसा बढ़ाया है। अब वे धान के साथ साथ तिलहन और दलहन की खेती को भी भविष्य की बेहतर खेती मान रहे हैं, जिसके लिए इस समय मानपुर मोहला चौकी क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2500 हेक्टेयर। पहले यह लक्ष्य कम था, 2123 में था, इस समय बढ़ा है। तो इसके प्रोत्साहन के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। तिलहन फसल ले बर मोला सूरजमुखी दे रही नहीं, मैं लगा रहे हैं मोर साथ मोर गाँव के घलो 7-8 जन किसान मन लगा रही हैं। और मैं दलहन तिलहन के फसल लगा करता हूँ धान के अलावा। तो दलहन तिलहन के फसल में इस साल हमारे यहाँ गोटा टोला में दलहन तिलहन के लिए सोसाइटी में सरकार ले थे फसल चक्र के बारे में जानकारी दे रही है, जिनमें दलहन लगाना है और तिलहन के बारे में सरसों, सूरजमुखी और दलहन के अंतर्गत में रहर, उड़द, मूंग, चना और ये फसल लगाए, जेकर से मोला धान के अलावा ये फसल से अतिरिक्त। राजनांदगांव में अब लापरवाही से वाहन चलाने वालों की खैर नहीं है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले भर में चलाए गए विशेष एमसीपी चेकिंग अभियान ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस का मकसद सिर्फ चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि लोगों को यह एहसास दिलाना है कि सड़क पर बरती गई एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के गौरव पथ समेत शहर के प्रमुख चौक चौराहों और मार्गों पर पुलिस और यातायात विभाग की टीमें मुस्तैद नजर आई। वाहनों की जांच के दौरान हेलमेट, सीट बेल्ट, दस्तावेज, 3 सवारी, नाबालिग वाहन चालक और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की समझाइश दी। पुलिस ने साफ संदेश दिया कि हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है। वही वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल, तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसों की बड़ी वजह बताते हुए लोगों को सतर्क किया गया। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में डर पैदा करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार यातायात संस्कृति को बढ़ावा देना है। राजनांदगांव पूरे जिले भर में एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर जिले के जो पुलिस बल है वो लगातार जो चलित वाहन है उनकी चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं आज इस चेकिंग अभियान के तहत में एमसीपी लगाई गई है और ये एमसीपी आपको बता दें कि राजनांदगांव के गौरव पथ में लगाई गई है, जहां पर लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर जवान जो है वो मौजूद हैं और हर एक 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन सभी गाड़ियों को रोक करके चेकिंग कर रही है कि जिस तरीके से किसी भी गाड़ी के डिक्की को खोल करके चेक किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को चेकिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ 3 सवारी चलने वाले और ड्रिंक एंड ड्राइव पर चलने वाले लोगों के ऊपर भी यहाँ पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए लगातार पुलिस जो है वो अभियान चला रही है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, पुलिस जो है हर एक 4 पहिया वाहन को खोल करके चेक कर रही है और चेकिंग करने के बाद जो भी वाहन चालक हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर और उनका पता, ये सारी चीज़ को अपने डायरी पर नोट कर रही है, ताकि अगर किसी भी आपत्तिजनक अगर सामान मिलते हैं या फिर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो तत्काल पुलिस को उसकी जांच करने पे और उस मामले पर निराकरण करने के लिए आसानी हो। नए आपराधिक कानूनों के दौर में पुलिस की जांच प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने वाली दिशा में राजनांदगांव पुलिस ने एक अहम कदम बढ़ाया है। अब जिले में विवेचक डिजिटल संसाधनों से लैस होकर घटनाओं की जांच को और अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं प्रभावी बना सकेंगे।
पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जिले के 150 विवेचकों को स्मार्ट मोबाइल वितरित किए। पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ अपराधों की प्रकृति भी बदल रही है। ऐसे में आधुनिक तकनीक का उपयोग गुणवत्तापूर्ण विवेचना के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नए कानूनों में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए विवेचकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मोबाइल उपकरणों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए करें और इनका अधिकतम उपयोग करते हुए विवेचना की गुणवत्ता में सुधार लाए। शहर में अब बस 2 मिनट कहकर नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना महंगा साबित हो रहा है। आपको बता दें, यातायात पुलिस ने शहर के सर्विस रोड और व्यस्त बाजारों में सख्त अभियान चलाते हुए सिर्फ 2 दिनों में 143 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और 59,000 रुपए का जुर्माना वसूला। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और यातायात प्रभारी के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाना है। अभियान के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थल का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। इसके अलावा यातायात पुलिस ने व्यापारियों से कहा है कि माल की लोडिंग अनलोडिंग तय समय पर ही करें ताकि बाजार में जाम की स्थिति न बने। वहीं दुकानदारों से अपने ग्राहकों के वाहन केवल व्हाइट पार्किंग पट्टी में ही खड़े कराने का आग्रह किया गया है। राजनांदगांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां न्यायालय से राहत मिलने के बाद भी एक महिला की अनुकंपा नियुक्ति की फाइल नगर निगम के दफ्तरों में धूल फांक रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद महीनों से नियुक्ति नहीं मिलने का आरोप है। अब सवाल यह है कि जब अदालत का फैसला आ चुका है तो आखिर फाइल किस मंजिल का इंतजार कर रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए सभी जरूरी दस्तावेज समय पर जमा कर दिए थे। मामला न्यायालय पहुंचा जहां से उसके पक्ष में आदेश भी मिला। उम्मीद थी कि अब नौकरी मिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उसकी फाइल नगर निगम कार्यालय में लंबित है। महिला का आरोप है कि वह लगातार निगम कार्यालय के चक्कर काट रही है। हर बार अधिकारियों से सिर्फ जल्द होगा का भरोसा मिलता है, लेकिन नियुक्ति का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ। इस देरी के चलते परिवार आर्थिक संकट और मानसिक तनाव से गुजर रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब न्यायालय अपना फैसला सुना चुका है तो प्रशासन को बिना आवश्यक देरी के आदेश का पालन करना चाहिए। लोगों ने निगम प्रशासन से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। मैं अपनी पति की जगह में अनुकंपा नियुक्ति चाहती हूँ, जो काफी दिनों से अटका हुआ है। क्या यहाँ पे बताया जा रहा था कि हो जाएगा करके, कमिश्नर के मार्किंग के लिए रुका गया था, तो वो बोले थोड़ा समय लगेगा, अवधि बढ़ चुकी है इस वजह से, तो बस उस चीज़ के लिए रोक दिया गया है। कहाँ रुका है? स्थापना में रुका हुआ है, स्थापना से फाइल जाएगा और बढ़ेगा आगे बोल रहे हैं। वहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ा? अब वो तो सर ही बता सकते हैं। सर बोलते हैं कि समिति की बैठक में जो निर्णय होगा उस तभी हम आपको जवाब दे सकते हैं। वो असल में अपने पति के नौकरी के लिए नहीं, अपने सासू माँ की नौकरी के लिए है। और उनका प्रकरण अभी 2014 में उनकी सासू माँ को एक्सपायर हुई थी। उसके बाद उनके पति ने आवेदन भरा हुआ था। आवेदन भरने के उपरांत 2019 में उनकी डेथ होने के बाद इन्होंने आवेदन किया है। आवेदन करने के उपरांत एक कंडिका होती है अनुकंपा नियुक्ति में, जिसके अनुसार 5 वर्ष से ऊपर वाले केस को शासन की ओर प्रेषित करना होता है। तो शासन की ओर प्रेषित किया गया है उक्त केस को, तो शासन के अनुमति के उपरांत ही उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। उनके उपरांत उसी बीच में इनके द्वारा कोर्ट में केस लगाया गया है, जिसमें कोर्ट में ऑर्डर किया गया है कि नियमानुसार उक्त केस को निराकरण किया जाए। तो नियमानुसार यही कार्रवाई हुई है कि जो 3 से 5 वर्ष के ऊपर के केस है उनको सक्षम प्राधिकारी जो हमारे नगरीय प्रशासन विकास विभाग के संचालक महोदय होते हैं, उनसे जब तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। जिले के बटगांव में हरियाली और मातृत्व के भाव को जोड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान ने नया संदेश दिया। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने पौधारोपण को केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जिम्मेदारी का संकल्प बताया।
जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से बटगांव की करीब 5 एकड़ भूमि को हरित क्षेत्र में बदलने की पहल की गई। यहां फलदार, छायादार और औषधीय गुणों वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। वन विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए उपयोगी पौधों ने अभियान को और व्यापक बनाया। कार्यक्रम में लगाए गए हर पौधे को एक मां की याद और प्रकृति की सुरक्षा से जोड़कर देखा गया। अधिकारियों और ग्रामीणों ने कहा कि ये पौधे आने वाले वर्षों में गाँव की पहचान बनेंगे और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को शुद्ध हवा, छाया और फल भी देंगे। 2-3 कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो एक पेड़ माँ के नाम, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 से महाअभियान को शुरू किए हैं और पूरे देश में लक्ष्य है 150 करोड़ पेड़ लगाने का। जितनी आबादी, जितनी संख्या उससे ज्यादा। और उस अभियान के तहत आज राजनांदगांव जिले में करीब 3000 पेड़ लगाने का एक अभियान है, जिसकी शुरुआत करने भी हम लोग जा रहे हैं। ये पूरे देश में और खासतौर से राजनांदगांव में एक अभियान को एक व्यापक रूप से लेने का काम कर रहे हैं। स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, सार्वजनिक स्थान हो, पंचायत के भवन हो, सभी जगह वृक्षारोपण करने का एक अभियान चलेगा। और ये बारिश के साथ साथ आने वाले 4 महीने में पूरे अभियान को चलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा यदि करना है तो हमको सबको एक पेड़, और वो भी अपनी माँ की स्मृति में, माँ के लिए लगाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण अभियान होगा। वर्षों से अपने अधिकार और पुनर्वास की आस लगाए बैठे नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए आज का दिन राहत और सम्मान का रहा। आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास आवास नीति के तहत विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासन की ओर से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन परिवारों को आज सरकारी सहायता का सहारा मिला। कार्यक्रम में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि शासन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके जीवन को स्थिरता लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। चेक प्राप्त करने वाले परिवारों के लिए यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि वर्षों के इंतजार के बाद मिले भरोसे और नई शुरुआत का संदेश है। सहायता राशि मिलने के बाद उनके घर परिवार को मजबूती मिलेगी और वे बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। आज राजनांदगांव जिले के आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सली पीड़ित परिवारों के पुनर्वास नीति के तहत उन्हें सरकार के द्वारा जो सहायता दी गई, उसमें नक्सल पीड़ित परिवार छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति 2025 के तहत 15 परिवार को 4-4 लाख रुपए की हिसाब से 60 लाख रुपए का चेक वितरण किया गया है। शेष 4 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत की है। राजनांदगांव जिले के 17 आत्मसमर्पित नक्सली में से 10 को नियमानुसार सरकारी नौकरी प्रदान की गई। 5 आत्मसमर्पित नक्सली को उन पर घोषित 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। वर्तमान में 13 आत्मसमर्पित नक्सली को प्रोत्साहन राशि 5-5 हजार रुपया अतिरिक्त दी जा रही है। और नक्सल पीड़ित परिवार, नक्सल समर्पित परिवार, उनकी जो वर्षों पुरानी मांग थी, उस मांग के अनुरूप, चाहे आवास का विषय हो या उनकी धनराशि जो मिलना था नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को, और उन पुनर्वास के विषय में करीब प्रोत्साहन राशि और अन्य राशि दी गई। सब नक्सलवाद पीड़ित परिवार है। हमारी लंबी जो मांग था हमारा, तो आज हमको सहायता मिली है। तो जैसे पुनर्वास प्रधानमंत्री आवास है, उसकी जगह राशि देने का था, जिसमें कुछ पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास का जो मकान बन गया, कुछ पीड़ित परिवार को आज उसकी जगह सहायता राशि 4-4 लाख स्वीकृत किया गया है। सर कुछ समर्पण नक्सली भी है, उसको भी प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है। हमारे लंबे समय से हमारी मांग आते रहे, आप खुद से हमारे सहयोग किए हो। लगातार गृह मंत्री हो या विजय शर्मा जी हो या विधानसभा अध्यक्ष, हम लगातार ये सब करते आए। तो आज हमारी समस्या का समाधान कैसा, इसमें विधानसभा अध्यक्ष वहाँ पे जिला प्रशासन, कलेक्टर और पुलिस प्रशासन और मीडिया बंधु का बहुत लगता है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।